पहला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम डायनमो है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा है, किसका उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों दिक् परिवर्तक का प्रयोग जो है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा में बदलने के लिए किया जाता है। दिक् परिवर्तक को दोस्तों कम्यूटेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर पाँचवा है, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे छठा है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का विभक्त वलय जो है वो क्या करता है, उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, उलट देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर सातवां है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किसमें परिवर्तित करता है, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आठवां है, विद्युत गीजर क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत गीजर क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों अमीटर का प्रयोग जो है यह किसी परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जो है लगाया जाता है और अमीटर की सहायता से विद्युत धारा को जो है मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ 212 है, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, यह विद्युत आवेश मापने का यंत्र होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है, बैटरी है। इसको दोस्तों विद्युत सेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों विद्युत जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, फोटो सेल बदलता है। अगला प्रश्न है, संधारित्र या कैपेसिटर क्या होता है। तो दोस्तों संधारित्र जो है एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा जो है संग्रहित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है, रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर जो है यह एसी को डीसी में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर दोस्तों यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो सिग्नल की शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ 20 है, डीसी को एसी में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों डीसी को एसी में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है, इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर दोस्तों डीसी को एसी में बदलता है, जबकि दोस्तों एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। अगला प्रश्न है, धारा नियंत्रक क्या होता है। दोस्तों धारा नियंत्रक क्या होता है, यह
वह जो करंट को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 है। ऊष्मा की माप जो है किस यंत्र से की जाती है? ऊष्मा की माप दोस्तों कैलोरीमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम बताइए। तो दोस्तों विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या है दोस्तों? विद्युत हीटर है। दूसरा है विद्युत इस्त्री है। तीसरा है विद्युत बल्ब है। चौथा क्या है? विद्युत फ्यूज है। ये चारों दोस्तों ये विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? तो दोस्तों विद्युत स्विचों को जो है ये लाइव तार में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? एक परिशुद्ध अमीटर का प्रतिरोध का मान दोस्तों बहुत कम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों 0 होता है। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा? दोस्तों यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा? धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है और साथ ही साथ इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित होती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है किसको रूपांतरित करता है? धारा एवं वोल्टेज दोनों को जो है रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है और यह फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में भरने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज जो है वो प्रत्येक बल्ब को बराबर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है, किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों टंगस्टन धातु का उपयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों चालक के बीच टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है? बैटरी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सी युक्ति चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है? तो दोस्तों सेल या बैटरी जो है यह चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा जो है प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होती है? तो दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो धारा के स्क्वायर के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों H बराबर I² RT होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति के बराबर होता है कार्य बटा समय होता है, P बराबर W/T होता है। इसका सूत्र एक और होता है दोस्तों, P बराबर होता है V गुणित I। V क्या है दोस्तों? विभवांतर है, I क्या है? धारा है। तो विभवांतर और धारा के गुणनफल को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। प्रश्न नंबर 44 है, 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल होते हैं? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणित 10⁻⁶ जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है,
किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो धारा है इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका ये मतलब दोस्तों धारा का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। R दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बटे में है, इसका मतलब 1/R यहाँ पे हो जाएगा। तो R क्या है यहाँ पे, व्युत्क्रमानुपाती है। तो धारा जो है प्रतिरोध की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यदि जो है प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सूत्र से हम स्पष्ट है कि सूत्र क्या है, I = V/R होता है। जैसे जैसे दोस्तों हम प्रतिरोध यहाँ बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा, और दोस्तों प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत चालकता का मात्रक होता है 1/ओम मीटर। इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है एग्जाम में, ओम के घाते -1 और मीटर पे घाते -1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, ओम के नियम का सही सूत्र क्या होता है। ओम के नियम का सही सूत्र है दोस्तों V/IR होता है। V क्या है, इसमें विभवांतर है, I धारा है, R क्या है, इसमें प्रतिरोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो दोस्तों विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो होती है वो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 53 है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 है दोस्तों, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 4 होते हैं। पहला क्या है, जो चालक का प्रतिरोध होता है दोस्तों वो चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा क्या है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, प्रतिरोध जो है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। चौथा है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 55 है, एक चालक का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध जो है किसके सीधे समानुपाती होता है, लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, R/L। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, L लंबाई, R त्रिज्या और ρ प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों ये तो सूत्र है, तो तार का प्रतिरोध R निकालने के लिए सूत्र लगता है ρL/A लगता है। अब दोस्तों A यहाँ पे क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, πr² हो जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया रहता है सूत्र, और कभी कभी ऑप्शन दोस्तों ये वाला सूत्र दिया रहता है। तो R बराबर क्या होता है, ρL/A, R बराबर होता है ρL/πr² होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र क्या होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 अनंत तक। यदि दोस्तों 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो केवल इतना सूत्र लगेगा। यदि दोस्तों 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो केवल इतना सूत्र लगेगा। अगर दोस्तों 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो 1/ यहाँ पे क्या लिख देंगे, R4 लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 अनंत तक होता है। इसका मतलब दोस्तों यदि प्रतिरोध 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इतना सूत्र लगाएंगे। यदि दोस्तों 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो केवल इतना सूत्र लगाएंगे। और यदि दोस्तों 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर लिख देंगे R4 लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो दोस्तों जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो उच्च गलनांक वाला और प्रबल धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है,
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? एक सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक बताइए। तो दोस्तों सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड भी होता है, और दोस्तों 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर भी होता है, और शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति भी होता है और किलोवाट भी होता है। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों चालक के प्रतिरोध पर उसकी आकृति का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो दोस्तों ओम का जो नियम होता है वो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध का वर्णन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओम का नियम क्या होता है? दोस्तों ओम का नियम क्या होता है? हम जानते हैं दोस्तों इस नियम के अनुसार यदि ताप, दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात धारा I जो है वो विभवांतर क्या होती है दोस्तों? समानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर 70 है, डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं? तो दोस्तों ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि दोस्तों ग्रेफाइट क्या है? सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 71 है, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि V/I बराबर क्या होता है? R होता है, और R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ को जो है कुचालक भी कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, बैकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, हीरा, कागज, PVC, ये सब क्या है दोस्तों? कुचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत चालक क्या होता है? दोस्तों विद्युत चालक को सुचालक भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे विद्युत चालक कहते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी, नाइक्रोम आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है, किसी चालक के लिए वोल्टेज और धारा ग्राफ की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा की जो ग्राफ की आकृति होती है वो एक सरल रेखा या रैखिक की आकृति होती है। जैसा कि दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है इसका जो है जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इधर दोस्तों वोल्टेज को प्रदर्शित किया जाता है और ऊपर की तरह धारा को प्रदर्शित किया जाता है। इसका ग्राफ खींचने पर यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे रैखिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 है, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर डैश बटा समय होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? आवेश भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 है, कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो दोस्तों जूल का जो नियम होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जूल का नियम क्या होता है? जूल का नियम क्या होता है? किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती तथा समय T के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा होता है वो धारा के वर्ग के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, और जो ऊष्मा है दोस्तों वो प्रतिरोध के भी क्या होता है? समानुपाती होता है, और ऊष्मा जो है वो समय के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है।
यदि दोस्तों इन तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों को मिलाने पर एक सूत्र प्राप्त होगा, H बराबर I²RT। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अब प्रत्यावर्ती धारा जिसे AC कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा AC की माप जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा AC की माप जो है वो प्रेरण अमीटर के द्वारा जो है की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा AC के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे AC की परिभाषा पूछ रहा है, तो AC क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें धारा की दिशा तथा परिमाण जो होता है वो समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 है, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है? तो दोस्तों जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनके तार में पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात PVC की जो है कोटिंग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 है, विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है W/Q होता है, और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा जो है संभव होती है? तो दोस्तों किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा संभव होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातुओं का उपयोग करके विद्युत तार बनाया जाता है? तो दोस्तों तांबा या कॉपर धातु का प्रयोग करके विद्युत तार बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सीधी गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 है, अर्धचालक जिसे दोस्तों सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो अर्धचालक क्या होता है? जिस पदार्थ की चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे दोस्तों जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों वोल्ट प्रति एम्पियर जो है वो ओम को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 90 है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक 1 यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डायनमो जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। इसका पूरा नाम दोस्तों जनरेटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज जो है दोस्तों वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है, लघुपतन लघुपतन माने होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों डायनमो से जो है डीसी धारा प्राप्त होती है। डीसी धारा को दोस्तों डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र जो है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 98 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने किया था। दोस्तों नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस दोस्तों अभिसारी लेंस होता है जिसे दोस्तों उत्तल लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 है दोस्तों, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 102 है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, क्षमता पूछ रहा है। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है दोस्तों 100/F होता है। अब F का मान दोस्तों कितना दिया है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ रखेंगे 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों लेंस की क्षमता कितना होगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103 है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब दोस्तों वह रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जिसको दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह जो है अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयोग करता है। तो दोस्तों जिसको जो है दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो वह जो है अपने इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106 है, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र दोस्तों ये कैमरे की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष के निवारण में निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना से पीछे बनता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है। 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निकट दृष्टि दोष का चिकित्सीय नाम क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का चिकित्सीय नाम दोस्तों मायोपिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूर दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम क्या होता है। दूर दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 112 है, जरा दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम क्या होता है। जरा दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम दोस्तों प्रेसबायोपिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है। मानव नेत्र दोस्तों उत्तल लेंस की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में पुतली की विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों मानव नेत्र में पुतली की विशेषता यह है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115 है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116 है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117 है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118 है, मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग द्वारा जो है प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश जो है कार्निया भाग के द्वारा जो है प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120 है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होता है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष के कारण होता है, 3 कारण होते हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस की गोलाई जो है कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा कारण है दोस्तों नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123 है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC कहते हैं इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। WBC का प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह जिसे दोस्तों ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये खोजकर्ता कौन है। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 125 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो दोस्तों यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। जब दोस्तों एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। अगला प्रश्न है,
लोलक की आवर्तकाल निर्भर करती है। लोलक की आवर्तकाल दोस्तों लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे अंटार्कटिका के कैंप में स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। वैसे दोस्तों ध्रुवों पर भी स्मॉल जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 131 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132 है, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप दोस्तों पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है C/5 बराबर F/32/9 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 134 है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 135 है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के किस तापमापी पर एक समान पाठ्यांक होते हैं? दोस्तों -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो पाठ्यांक होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप होता है। न्यूनतम संभव ताप दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 137 है, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस में कितना होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, लगभग दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 138 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 139 है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि दोस्तों गर्मी के कारण जो है ट्यूब फट जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140 है, तो लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि दोस्तों लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 141 है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 143 है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार सन 1921 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, तेल का एक बैरल जो है लगभग कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का विकास जो है किसने किया था? आईसी चिप का विकास जो है जेएस गिल्वी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 148 है, गन मेटल जो है किसका मिश्रण होता है? गन मेटल दोस्तों तांबा, टीन एवं जिंक का जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 149 है, सोने को जो है घोला जा सकता है। सोना को दोस्तों किस में घोला जा सकता है? एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। और एक्वा रेजिया दोस्तों किसका मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 150 है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में कौन प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे अधिक जो है मुलायम होती है? सोना धातु जो है सबसे अधिक मुलायम होती है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? मोबाइल फ़ोन बैटरियों में दोस्तों लिथियम धातु जो है उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है? तो दोस्तों सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन पाउडर दोस्तों किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर दोस्तों चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। प्रश्न नंबर 56 ये कहता है दोस्तों,
कि गति के कितने समीकरण होते हैं। तो दोस्तों गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है दोस्तों, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और दोस्तों गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों v क्या है, v जो है अंतिम वेग है, u दोस्तों प्रारंभिक वेग है, a क्या है एक्सेलरेशन है, t क्या है दोस्तों समय है, और यस क्या है दोस्तों, यस यहाँ पे दूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 157 है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों गति का पहला समीकरण जो है वो वेग तथा समय के बीच जो है संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 158 है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों जो गति का दूसरा समीकरण है वो स्थिति तथा समय के बीच जो है संबंध दर्शाता है। कहीं कहीं दोस्तों स्थिति की जगह लिखा रहता है स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 159 है। गति का तृतीय समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों गति का तृतीय समीकरण जो है वो स्थिति तथा वेग के बीच जो है संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न है, गति का समीकरण जो है किसने दिया था। तो दोस्तों गति का समीकरण जो है सर आइजक न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 161 है दोस्तों। त्वरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण दोस्तों क्या होती है, यह एक सदिश राशि है और त्वरण का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटा समय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में त्वरण क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शून्य त्वरण का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों शून्य त्वरण का अर्थ होता है कि शून्य त्वरण की स्थिति में वस्तु का वेग क्या होता है, स्थिर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 164 है। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का जब वेग बढ़ने लगता है तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋणात्मक त्वरण जिसे दोस्तों मंदता कहते हैं का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों ऋणात्मक त्वरण का मतलब ये होता है जब वस्तु के वेग में कमी होती रहती है तब क्या होता है, त्वरण जो है माइनस में हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 166 है। त्वरण की बीमा क्या होती है। त्वरण की बीमा दोस्तों Lm⁻0 T⁻⁻2 होती है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 168 है। संवेग किसे कहते हैं। संवेग को दोस्तों इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 169 है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किस नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 171 है। घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो दोस्तों घर्षण बल जो होता है वो बल की दिशा के विपरीत जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर एक कार किस बल के कारण जो है रुक जाता है। तो दोस्तों ब्रेक लगाने पर एक कार जो है वह घर्षण बल के कारण जो है रुक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 173 है। घर्षण बल क्या होता है। तो दोस्तों घर्षण बल क्या होता है, यह बल दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 174 है। प्रश्न नंबर 174 ये कहता है दोस्तों, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि सोनार क्या होता है। सोनार क्या होता है। सोनार वह उपकरण है जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 176 है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 177 है, रडार क्या होता है? तो दोस्तों रडार क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। रडार तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का अर्थ होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 179 है दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? तो दोस्तों पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु आदि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है दोस्तों? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, सभी धातुएं, लकड़ी आदि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 181 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित होता है? दोस्तों टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 186 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 ये कहता है दोस्तों कि रडार की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रडार की खोज किसने किया था? दोस्तों कहीं कहीं किसी किताब में रॉबर्ट वाटसन दिया है और कहीं कहीं किसी किताब में एल्बर्ट एच टेलर और तथा लियो सी यांग दिया हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों उत्तर में कौन सा उत्तर सही होगा ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रडार की खोज जो है किसने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 186 है, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुओं को दोस्तों अदीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है। तो दोस्तों वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई पड़ती है तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुओं को दीप्त वस्तु भी कहते हैं। तो दोस्तों वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती आदि। ये सब क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 188 है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो दोस्तों प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसे याद करेंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा, प्रकाश में प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है तो प्र से प्र रिलेट कर लेंगे। उसी प्रकार दोस्तों देखिएगा ध्वनि में आधा ध आ रहा है और अनुदैर्ध्य में आधा ध आ रहा है तो आधा ध से आधा ध को रिलेट करके याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो तो मैक्स प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 202 है दोस्तों, प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन जो है सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का सबसे कम होता है। तो दोस्तों विचलन जो है सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है और विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? प्रिज्म कर सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिज्म जो है क्या करता है? प्रिज्म दोस्तों, प्रिज्म अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 206 है, वर्णक्रम जिसे दोस्तों स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों बैगनी और लाल रंग जो है इनके दोनों सिरों को निर्माण करते हैं। याद कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका है विव ग्योर है। वी से दोस्तों क्या होता है, वायलेट होता है जिसे बैगनी कहते हैं। आर से दोस्तों रेड होता है जिसे क्या कहते हैं, लाल कहते हैं। तो एक तरफ बैगनी होता है और एक तरफ क्या होता है, लाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, श्वेत प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम और न्यूनतम होती है? तो दोस्तों प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होती है तथा बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 208 है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सर आइजैक न्यूटन थे। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे की खोज जो है रॉन्टगन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 210 है, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है? फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 211 है, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें जो है प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में दोस्तों सीटी का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों सी का मतलब होता है कंप्यूटेड और टी का मतलब होता है टोमोग्राफी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 213 है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो सन 1905 में जो है प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 214 है, किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो दोस्तों किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 215 है, E बराबर एम सी स्क्वायर का सूत्र जो है किसने दिया था? तो दोस्तों E बराबर एम सी स्क्वायर का सूत्र दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत जो है कब किया गया था? सन 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 217 है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 219 है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है संपन्न होती है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों परमाणु बम जो है किसकी प्रक्रिया होती है? एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 221 है, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसकी एक संयुक्त पहल थी? तो दोस्तों न्यूटन भाभा एंड कार्यक्रम जो है भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त पहल थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 222 है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 223 है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मंदक के रूप में ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 224 है, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है उच्च तापमान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 225 है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक की छड़ कैडमियम क्या काम करती है? तो दोस्तों नियंत्रक की जो छड़ होती है कैडमियम उसका क्या काम होता है? उसका ये काम होता है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 226 है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अगला प्रश्न है, रिवाल्वर की खोज किसने किया था?
तो दोस्तों रिवॉल्वर की खोज जो है सैमुअल कोल्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 228 है दोस्तों। न्यूट्रॉन बम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों न्यूट्रॉन बम की खोज सैमुअल कोहन ने किया था। अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम तथा बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण जो है कब किया था? तो दोस्तों भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। और दोस्तों इस परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। और इस परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 231 है, नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। IAEA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि IAEA का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण होता है। इसका मुख्य कार्य ये है कि विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 234 है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को पोखरण में ही किया था। जैसा कि दोस्तों पहला परीक्षण भी हम जानते हैं कि पोखरण में ही किया गया था। और दोस्तों ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, 1998 में भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए थे? तो दोस्तों सन 1998 में भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो दोस्तों परमाणु परीक्षण का कोड क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 237 है, 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु बम का जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में परमाणु बम का जनक जो है होमी जे भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 239 है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 240 है, नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 100 मिलियन केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 241 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? नाभिकीय संलयन तकनीक का उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 243 है, कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों कामनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 244 है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकसित किसने किया था? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने किया था। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 246 है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की खोज सबसे पहले किसने किया था? क्लिनिकल थर्मोमीटर की खोज सबसे पहले थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रेडियो संचार की खोज जो है मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 248 है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। प्रश्न नंबर 249 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 250 है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 251 है दोस्तों। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनेमो की खोज किसने किया था? तो दोस्तों डायनेमो की खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 254 है दोस्तों। कंप्यूटर की खोज किसने किया था? तो दोस्तों कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला प्रश्न है, एटीएम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों एटीएम की खोज जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 256 है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो दोस्तों कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजल बर्ट ने किया था। प्रश्न नंबर 258 देखते हैं दोस्तों। कम्पैक्ट डिस्क की खोज किसने किया था? तो दोस्तों कम्पैक्ट डिस्क की खोज जो है जेम्स रसेल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 259 है दोस्तों। टेरा ब्लू XT TJ क्या है? टेरा ब्लू XT TJ क्या है? तो दोस्तों यह जो है एक स्मार्ट ग्लोब है। इसकी खोज राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने किया था, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 260 है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 261 है। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने किया था। अगला प्रश्न है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। प्रश्न नंबर 263 है दोस्तों। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने 1884 में किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में AC कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 265 है। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसने बनाया था? तो दोस्तों पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन कार्ल बेंज ने बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 266 है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार जो है किसने किया था? विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार विलिस कैरियर ने 1902 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 268 है दोस्तों। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत दोस्तों कापरनिकस ने दिया था। प्रश्न नंबर 270 देखते हैं दोस्तों। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। प्रश्न नंबर 271 है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले दोस्तों यूरोप में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 272 है। अति चालकता की खोज किसने किया था? तो दोस्तों अति चालकता की खोज जॉन बार्डिन ने किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।